हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो कैसे चल रही है आप लोगों की एचएस की तैयारी? उम्मीद है आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग लास्ट वीडियो में जहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहाँ है भाई? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है? द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू आर इज। बोला है 26 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग आई थिंक कर लिए थे लास्ट वीडियो में, है ना? 26 तो हो गया था। 27 से करना है। मैक्सिमम वैल्यू इसका मैंने बता दिया था। मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव, तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। खैर, आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल of the rectangular hyperbola xy equals to 4 at 2t, 2 by t each। चलिए, हम लोगों को इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के 2t बाई सॉरी 2t कॉमा 2/t पॉइंट पर नॉर्मल बताने हैं, स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताना है। तो ठीक है, नॉर्मल का स्लोप क्या होता है पता है? माइनस डी एक्स बाई डी वाई होता है। निकाल लीजिए। एक्स वाई इक्वल टू क्या गिवन है? 4 गिवन है। डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दीजिए। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को रख के y का डिफरेंस 1 होगा, प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को रख करके जब x का करेंगे तो हम लोगों का क्या आएगा? y को रख के x करेंगे तो ये हम लोग का dx बाई dy आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ से dx बाई dy क्या आया? माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, हमको चाहिए माइनस डी एक्स बाई डी वाई। देयरफॉर माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट 2t कॉमा 2/t। 2/t क्या आएगा? एक माइनस से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, जो कि प्लस बन जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना है? 2t। वाई का वैल्यू 2/t। 2/t ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट गया, t इंटू टी, टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप क्लियर है आपको एक्सप्लेनेशन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस। हमसे पहले इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं? इसके भी बोला है बिटवीन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 3 टू x इक्वल टू 4, फंक्शन का वैल्यू जब x 3 से 4 की तरफ जाएगा तो उसमें रेट ऑफ चेंज कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऐसे निकालते हैं, 3 से 4 जा रहा है तो f4 माइनस f3 बाई में 4 माइनस 3, चेंज इन y डिवाइडेड बाई रेट ऑफ चेंज इन x। यही होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना आएगा? f4 कितना होगा हम लोगों का? 16 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 माइनस जगह पे प्लस होगा 3 का स्क्वायर बाई में 4 माइनस 3। कितना बना? ये तो जीरो हो गया। 16 माइनस 9 7 आया, बाई 1 यानी कि -7। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आया। तो फिर और क्या बोला है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 4। इस फंक्शन का हमको रेट ऑफ चेंज में निकालना है, यानी कि वाई डैश निकालना है। 16 का जीरो हुआ, एक्स स्क्वायर का -2x हुआ, एट एक्स इक्वल टू 4। तो भाई एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 बैठाइएगा, तो वाई डैश एट एक्स इक्वल टू 4 क्या आएगा? -2 इंटू 4 दैट इज -8। तो एक ऑप्शन इसका रेट ऑफ चेंज -7 है और दूसरा -8 है। देखिए ऑप्शन में केवल -8 दिया हुआ है, इसका आंसर नहीं दिया। एवरेज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उस पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगर दिया रहेगा तो कैसे एवरेज रेंज निकालेंगे वो आपको सिखा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई? द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम t is given by
एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस माइनस सी टी स्क्वायर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन टाइम टी इज गिवन बाय दिस एंड दिस। एक पॉइंट का टी टाइम में पोजीशन इस दो इक्वेशन से गिवन है। आपसे पूछा है इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज, उस टी टाइम पे उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है। एक्सेलरेशन क्या होता है? सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है? वेलोसिटी। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, क्या आएगा भाई? डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा? ए कांस्टेंट 0, बी टी का हो गया केवल बी, और माइनस सी टी का 2 ct हुआ, तो भाई माइनस 2 ct हुआ। ठीक, डी वाई बाई डी टी क्या आया? ए टी का हुआ केवल ए प्लस बी टी का 2bt। ठीक है, ये है हम लोगों का वेलोसिटी। और एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोगों को एक्सेलरेशन कंपोनेंट मिल जाएंगे। तो एक्सेलरेशन कंपोनेंट के लिए इसको एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए। यहाँ से हम लोग को मिलेगा d2x बाई डी टी स्क्वायर, जो कि कितना बना यहाँ पे? -2c, है ना? ठीक है, -2c होगा। और ये कितना बन गया? d2y बाई डी टी स्क्वायर, ये 2bt था, केवल 2b हो जाएगा। ये हमारे एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स है। तो अगर ये मेरा x कंपोनेंट हुआ, ये मेरा y कंपोनेंट हुआ, और मैं कह रहा हूँ मेरा एक्सेलरेशन ए वेक्टर है, तो क्या बनेगा? ए वेक्टर x कंपोनेंट क्या है? -2c। तो आई एक्स कंपोनेंट आई वेक्टर के साथ रहता है, आई कैप के साथ रहता है, तो -2c आई कैप प्लस y कंपोनेंट मेरा जे जे कैप के साथ रहता है, तो 2b जे कैप। ठीक, ये हम लोगों का ए वेक्टर हुआ। हमको चाहिए क्या है? एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो निकल जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि -2c स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर, जो कि कितना बना? रूट अंडर -2 का स्क्वायर बना 4c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बना 4b स्क्वायर, 4 कॉमन होकर बाहर आ गया, तो ये आया मेरे ख्याल से 2 रूट अंडर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो आपको समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 2 रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द एंगल बिटवीन दी टेंजेंट्स टू द कर्व दिस एंड दिस एट 1,1 इज। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। दो कर्व के बीच का एंगल क्या होगा किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे? किसी भी कर्व के, अगर दो कर्व के बीच का एंगल हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? उन दोनों कर्व के टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालेंगे। जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वही दोनों कर्व के बीच का एंगल होगा। तो बस हम लोग को करना क्या है? इस कर्व का और इस कर्व का टेंजेंट निकालना है एट 1,1। तो देखिए जरा से क्या आएगा। पहले वाले कर्व का टेंजेंट क्या आएगा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 2x। दूसरे वाले कर्व का dy बाई डी एक्स क्या आएगा? पहले dx बाई dy निकालते हैं। तो dx बाई dy हम लोगों का यहाँ पे 2y बना, तो dy बाई डी एक्स क्या बन गया? 1/2y। ठीक है, अच्छा एट 1,1 बोला है, तो dy बाई डी एक्स एट 1,1 क्या आया? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। यहाँ पे तो x का वैल्यू क्या है, तो पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। और ये dy बाई डी एक्स एट x भाई 1,1 एट 1,1 इज 1/2। ठीक है, तो ये इस कर्व का टेंजेंट आया, ये इस वाले कर्व का टेंजेंट आया। इस टेंजेंट को बोल दो आप m1, इस वाले टेंजेंट को बोल दो आप m2। और आपको पता है, फॉर्मूला पता है, एंगल निकालने के लिए हम लोग tan थीटा इक्वल यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है क्या? m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2।
ये फॉर्मूला यूज करते हैं किसी भी दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालने के लिए। नहीं पता है तो आप अभी से याद रखिए, ये फॉर्मूला से किसी भी दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकाला जा सकता है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। पता होगा मेरे ख्याल से बहुतों को। m1 कितना है हम लोगों का, 2 तो कीजिए, माइनस m2 कितना है हम लोगों का, 1/2, 1 प्लस 2 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 माइनस हाफ 3/2, और ये 1 प्लस 1 2, अल्टीमेटली 2 नीचे आया तो 3/4। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ओके, 3/4 ये tan थीटा इक्वल आया हमको, तो हमारा तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा के लिए tan हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 3/4, tan इनवर्स ऑफ 3/4, ऑप्शन सी आंसर है। समझ देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है भाई, if f(x) equals to this be a decreasing function then x lies in। बोल दिया है f(x) हम लोगों का ये फंक्शन है और यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो बताइए x किस इंटरवल में लाई करता है। तो कहाँ देखा जाए, चलिए इतना में इसको करते हैं कोशिश सॉल्व करने का। चलिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वाला क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं। आइए, फंक्शन क्या है हम लोगों का, f(x) इक्वल टू क्या गिवन है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 3, यह है हमारा फंक्शन। तो आपको पता होगा फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है, इसका यह मतलब है कि इसका एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, तो मैं इसका कुछ करूंगा नहीं, एफ डैश एक्स निकालूंगा, उसको लेस देन जीरो के बराबर दिखाऊंगा, और उसके बाद एक्स का इंटरवल चेक कर लूंगा किस इंटरवल में वो लेस देन हो रहा है। तो चेक कीजिए पहले तो क्या, एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स क्या आएगा इसका, यहाँ पे 3x² आया, फिर -12x, फिर +9, ठीक है, तो कांस्टेंट है या जीरो हुआ, चेक कीजिए, देखिए ठीक है सर। और ये एफ डैश एक्स है, ये तो हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए क्योंकि बोला है इंटीग्रेटिंग फंक्शन है। तो 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिए, ये बन गया हम लोगों का x² माइनस 4x प्लस 3 लेस देन जीरो। मिडिल टर्म फैक्टर कीजिए, इसको करने पर ब्रैकेट मिलेगा 3 1 जा 3, मेरे ख्याल से x-3 और x-1 हम लोगों को लेस देन जीरो है। ऑलराइट, बात समझ आया हम। तो x का वैल्यू जो है 3 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा और 1 से छोटा होगा तो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स 3 और 1 के बीच में जो इंटरवल है उसी इंटरवल में ये वैल्यू नेगेटिव देगा, यानी कि लेस देन जीरो देगा, यानी कि ऑप्शन में होगा 1,3 होगा। x बिलोंग्स टू अपना 1,3, 1 से 3 तक कौन सा ऑप्शन मिल जाए, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ये समझ में आया, ये इनइक्वालिटी आप लोगों को सॉल्व करना आता है ना। अगर ये वाला नहीं आता होगा तो आप नंबर लाइन करके चेक कर लीजिए, उसमें बता देने से समझ में आ जाता है। ठीक है, बोला है द फंक्शन विच इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट neither decreasing nor increasing in interval π/2 and 3π/2। अच्छा, बोला गया इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि इस इंटरवल में ना ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना ही वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कैसे बताएंगे, चेक करते हैं, एक एक फंक्शन को लेकर चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं cosec x को। तो cosec x हम लोगों का क्या होता है, cosec x हम लोगों का 1/sin x होता है। ठीक है, और इंटरवल थोड़ा चेक कीजिए, तो क्या बोला है π/2 से 3π/2, π/2 से 3π/2 में एक वैल्यू यहाँ पे आपको पाई भी कहीं पे मिलेगा, है ना। पाई जो मिला हमको, तो साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, जीरो। 1/0 नॉट डिफाइन, यानी कि पाई पे एक कोसेक एक्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। तो कोसेक एक्स फंक्शन पे जब ये डिफाइन ही नहीं है तो यहाँ पे वो ब्रेक करेगा, इसका मोनोटोनोसिटी जो है ब्रेक होगा। अगर मोनोटोनोसिटी ब्रेक हुआ तो ग्लोबल मोनोटोनोसिटी ब्रेक होने पर हम फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उस इंटरवल में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो हम लोग सीधा बोल देंगे इसी को देख करके, यहाँ पे वो ये पाई पे डिफाइन हो नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका मोनोटोनोसिटी ब्रेक हो रहा है। तो ये कोसेक एक्स ही ऐसा एक फंक्शन है जो इस इंटरवल में ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। आया बात समझ में। अच्छा, अगर बाई चांस आपको यह सब बात नहीं सोच पाए, नहीं पता चल गया, तो आप बाकी सभी फंक्शन को चेक कीजिए, ये सब के सब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात करते हैं tan x का।
10x, हम लोगों का 10x का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, sec स्क्वायर एक्स। यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक्स स्क्वायर में वैल्यू बैठाइए वहाँ पे। अब बोलिए ना, एंगल बैठाएंगे तो कैसा होगा, इसका न्यूमेरिक वैल्यू बताइए। 5/2 जो हम लोग का होता है 1.57 अप्रॉक्स, और 3/2 मेरे ख्याल से 4 पॉइंट समथिंग आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, ये होता है। तो अगर ये सारे एक रियल नंबर्स वैल्यूज है, अब उसको एक्स स्क्वायर के अंदर डालेंगे तो वही बड़ा ही नंबर देगा, छोटा तो देगा नहीं। और वैसे भी एक्स स्क्वायर हम लोग का परमानेंट पॉजिटिव नंबर होता है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमको ऐसे भी समझ रहा है कि यह भी इंक्रीजिंग नंबर है। मॉड एक्स के अंदर कुछ भी बैठा था भाई, बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगा। तो बस हुआ ना, बात खत्म यहाँ पे। तो यह भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, यह भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, यह भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। बच्चा कौन सा भाई, यही वाला ना, यही हम लोगों का सही ऑप्शन होगा। यही एक फंक्शन ऐसा है जो ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप आपको बात समझ में आया होगा।